आज राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा उकलाना ब्लॉक के गांव पाबड़ा में विश्वकर्मा धर्मशाला की आधारशिला रखने के लिए पहुंचे। पूजा अर्चना करने के बाद रामचंद्र जांगड़ा ने धर्मशाला की नींव रखी और शिल्पकार समाज के काफ़ी किस्सों के बारे में बताया। निर्माण कार्य की अनुदान राशि के लिए रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि आज सबको पता है कि ग्रांटों के ऊपर कोविड के चलते रोक लगा दी गई है, लेकिन जैसे ही ग्रांट खुलेगी तो मैं 11 लाख रुपए इस धर्मशाला के लिए, 5 लाख रुपए सैन्य धर्मशाला के लिए व प्रजापति धर्मशाला के लिए भी 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। तो मेल मिलाया था। हाँ। विश्वकर्मा खुद ही पधार गए। हाँ, खुद ही है तो आज मौके पे विश्वकर्मा है। तीन और दे दे लोटा तीन और दे दे बीच में दे जा जल्दी से बीच में है। इसके ऊपर को दो, इस पर रख दो। लाजो हाथ लाजो किसान दिया आपकी लाजो एक और दे दे इसको ढक मैं अनुरोध श्री रामचंद्र। हाँ बस उधर दे। देखो जी यहाँ पे सामने देखियो आगे यो ठीक कर रहा। जो आया तो बात पास कितने रतन को जांगड़ा समाज के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और साथ में आए हुए विभिन्न वर्गों के साथियों, बड़ा गर्व है, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि आज जांगड़ा समाज की धर्मशाला का शिलान्यास माननीय रामचंद्र जांगड़ा जी द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, जिला परिषद से 5,50,000 रुपए की राशि पहले ब्लॉक में आ चुकी है। मैं जांगड़ा समाज से अनुरोध कर चुका हूं कि वो आए और अपनी कमेटी बना के इस पैसे का सदुपयोग करें। इससे पहले पिछले 2-3 दिन पहले भी हमने सैन समाज की धर्मशाला और प्रजापति महाराज की धर्मशालाओं का शिलान्यास माननीय रणबीर गंगवा जी, भाई सतबीर गंगवा जी के हाथों करवाया था। आप हमेशा ही कहते हैं कि जिस इमारत की या जिस पवित्र स्थान की मैंने नींव धरने में अपने चरण कमल या अपने हाथ लगाए हैं, वो एक भव्य इमारत बनी है, बहुत बड़ा भवन बना है। मुझे विश्वास है आपकी वो वाणी ये चरितार्थ यहीं से शुरू हो रही है। मैं पुनः आयोजक मेरे परिवार के सम्मानित साथियों का और खासकर मेरे जो पत्रकार साथी हैं जिन्होंने लगातार जो गांव की किसी प्रकार की समस्या रही हो उस समस्या को उठाने का काम किया और प्रशासन हमेशा हरकत में आया और गांव की उस समस्याओं का निदान हुआ है। मैं उन साथियों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं अंत में मेरे सम्मानित समाज के साथियों का आभार व्यक्त करूंगा कि जिन्होंने मुझे भी एक अपना परिवार का सदस्य मानते हुए मुझे सम्मान दिया है। मैं इसके लिए आपका सदा ऋणी रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हर शिल्पकार की आत्मा के अंदर हर तस्वीर पहले से समाई हुई है। भारत का विश्वकर्मा, उसका कोई जोड़ दुनिया के अंदर नहीं है। वो कहते हैं कि पत्थर कभी पानी के ऊपर तैरते नहीं, लेकिन विश्वकर्मा के वंशज
नल और नील के हाथ लगे तो पत्थर भी पानी के ऊपर तैर गए और राम को लंका ढाने के लिए भेज दिया, रास्ता बना दिया। इसलिए ये शिल्प शिरोमणि समाज आज अग्रणी समाज में होना चाहिए था, लेकिन समय की मार पड़ते 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 ऐसी व्यवस्थाओं ने जन्म लिया कि आज सारे जितने शिल्पकार हैं, चाहे कुम्हार है, चाहे सुनार है, चाहे लोहार है, चाहे जांगड़ा है, वो सारे के सारे आज पिछड़े वर्गों के अंदर गिने जाते हैं, जबकि इनको अग्रणी समाज होना चाहिए था। इस बात को अगर गुलाम भारत में किसी ने नहीं समझा और किसी ने हमारा शोषण किया, हमें उनसे कोई गिला नहीं, क्योंकि विदेशी आक्रांताओं का काम ही शोषण करने का था, चाहे आर्थिक रूप से चाहे राजनीतिक रूप से। विदेशी का आक्रांता अगर हमारे ऊपर कोई जुल्म करता है तो हमें उससे कोई गिला नहीं, हमने उनका सामना किया है। लेकिन आजादी के बाद इन लोगों की सूझ बूझ नहीं ली गई और 72 साल की आजादी के बाद भी अगर पिछड़े वर्गों में है तो ये राजनीतिक दलों की एक कमी है जो इस देश के ऊपर हुकूमत करते आए हैं। वरना 72-73 साल की आजादी के बाद ये शिल्प शिरोमणि समाज पिछड़े से अगली श्रेणी के अंदर आ जाना चाहिए था, लेकिन इनके लिए कोई नीति नहीं बनी। शिल्पी व्यक्ति अपने आप में स्वाभिमानी होता है, जैसे कहा कि इन्होंने सब ने अपने इकट्ठा करके जमीन मोल ली। मैंने तो पुराना जमाना देखा है। मेरे पिताजी के पास एक पड़ोस से एक औरत आगे बुढ़िया, भाई चंदू देखिए बेला में बेला फंस गया, निकलता ही नहीं। अब उसने क्या था टेक्निक, घुमा के कुकर की तरह उसका एंगल बना के रो निकाल दिया, बुला लेता ही। तुमने बोली यार भाइयों तो किम में भी काम ना था, बेला उल्टे लेके फंसा के फेंक दिया, बेला जा फिर घर काट लिया। काम तो था ही ना कि मैं फिर के करना ही था। इसलिए इनमें अकड़ की कोई कमी नहीं होती है। ये तो कोई अगर थोड़ी सी घी बुरा कम डाल दिया करता तो उड़े करनी वसूली फेंक दिया करते, और किसे बचने वाली है। क्यों? इनको राज कहा जाता था, अपनी विद्या के ऊपर इनका राज था, एक छत्र राज था। आज तो बिहारियों ने भी करनी वसूली उठा ली, उन्होंने भी उठा लिया, तो कोई बात नहीं रही। इसलिए समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए था। आज कोई कितनी बढ़िया गाड़ी बनाना जानता हो, रेडू बनाना जानता हो, हल बनाना जानता हो, लेकिन जब उसका ग्राहक ही नहीं है तो बनाने वाला क्या करेगा? कितनी रसाई का कोई लोहार कसी कसोला बनाना जानता हो, जब उसका ग्राहक नहीं है तो लोहार क्या करेगा? आज तो सुनार का काम भी सारा का सारा शोरूमों में चला गया। कुम्हारा का काम सारा का सारा पोटरी फैक्ट्रियों ने ले लिया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ने ले लिया। दर्जियों का काम भी चला गया, वो भी बड़ी बड़ी गारमेंट मेकिंग कंपनियों ने ले लिया। लेकिन समय के साथ साथ अगर आवे और पजावे उजड़ गए तो भट्ठे का मालिक कुम्हार को ही होना चाहिए, क्योंकि मिट्टी को पकाने की कला उसकी देन थी। अगर वो मिट्टी को पकाने की कला संसार को नहीं देता तो लोग झोपड़पट्टियों में गुजारा करते। पक्की पकाना किसी के बस की बात नहीं। कोई भी लोहे की फैक्ट्री का मालिक लोहार को ही होना चाहिए था, लेकिन लोहार फैक्ट्री का मजदूर है। हर आदमी, जितने भी शिल्पकार समाज के लोग हैं, आज वो कारखानेदार के मजदूर हैं, बजाय के कारखाने को उनको मालिक होना चाहिए था। लेकिन इस विषय को किसी ने समझा नहीं। अगर इस विषय के ऊपर किसी ने गंभीरता से ध्यान दिया है तो मौजूदा मोदी सरकार ने दिया है, जिन्होंने कौशल विकास का पूरे देश के अंदर एक आंदोलन चलाया है। ये शिरोमणि समाज जो शिल्पकार बैठे हैं, इनको आधुनिक टेक्निक के साथ जोड़ने के लिए मेक इन इंडिया का नारा दिया है, आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है।
अब एक विडंबना, हमारे पास दिमाग की कमी नहीं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कही थी कि जब तक आदमी को अवसर ही नहीं मिले तो दिमाग क्या करेगा। संविधान की भाषा में उसको राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं, अवसर की समानता का अधिकार। अब पिछली सरकारों में क्या था, 82% नंबर लेके लड़का नीचे मुंह लटका के आता था कि मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ, और 32% का लड़का वो हाथ में सिलेक्शन का सर्टिफिकेट लेके आता था कि मेरी तो नौकरी लग गई। क्यों लग गई? बोले मेरी तो बुआ सांगी खडवाली पे रखी थी, सिफारिश थी। अब नौकरी चाहिए तो या तो बुआ सांगी खडवाली ब्याह हो, या बेबे ने ब्याह हो, या भाई ने ब्याह हो के खोज में रुकी हूं। अब या तो राजनीतिक सिफारिश हो या पैसे हो, तो प्रतिभाएं क्या करेंगी, योग्यताएं क्या करेंगी। लेकिन अब योग्यता को अधिमान मिलने लग गया है। अब सब बच्चों को पता चल गया कि पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। कोई भी आदमी होया, आज हर आदमी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने की तरफ जोर देता है। उसको पता है कि बीजेपी की सरकार में मेरिट को अधिमान दिया जाएगा, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। मुझे नहीं पता आपके गांव में हमारी सरकार आने के बाद कितने बच्चों को नौकरी मिली, लेकिन ये मैं कह सकता हूं जिस किसी को भी मिली वो बिना पर्ची और बिना खर्चे के मिली, बिना सिफारिश के मिली, ये मैं दावा कर सकता हूं। वरना कुरडी गांव के 2 भाई, जांगड़ा समाज के और एक कुमार समाज का, बिल्कुल 2 तो सगे भाई और एक पड़ोसी, 3 आदमी एकदम HCS में सिलेक्शन हो जाना, ये कोई कांग्रेस सरकार में मुमकिन था? 2-4 करोड़ रुपए या तो जेब में होते या फिर बुआ सांगी खडवाली गए हुए होते। कोई बड़ा राजनीतिक व्यक्ति उसका कोई रिश्तेदार होता, इसके बगैर कोई संभावना नहीं थी कोई नौकरी मिल जाए। लेकिन आज हरियाणा के बच्चे कोचिंग सेंटरों में कोचिंग ले रहे हैं, और उसका परिणाम यह है कि मौजूदा IAS की जो लिस्ट आई है, मैं इतने दिनों से देख रहा था बिहार के बच्चे सबसे ज्यादा IAS के अंदर आते थे, और अब की बार हरियाणा प्रदेश से एक लड़का मेरे गोहाना हल्के का है, तेवड़ी गांव का, मलिक गोत्र का, जाटों का, उसने पूरे इंडिया के अंदर IAS के अंदर टॉप किया। एक संभालका की हमारी लोहारों की लड़की 86वें नंबर के ऊपर आई है, IAS में DC लगेगी। 2 जांगड़ा समाज के लगे, और सभी जातियों से मेरा कहने का मतलब ये है, कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं, चाहे जाट है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे BC है, चाहे SC है। जिस आदमी ने भी मेरिट के अंदर स्थान लिया है उसी को नौकरी मिल गई, ना पैसा चला ना पर्ची चली। तो मैं, क्योंकि आप काफी देर के बैठे हो, माताएं बहनें भी बैठी हैं, आज वो कोई 8वीं की भर्ती होगी, कोई कुछ होगा, सारे घर का काम भी करना होगा। मेरे को जैसे अपने शर्मा जी ने बताया कि जिला परिषद से भी ग्रांट मिली है, सैन समाज के लिए भी, कुमार समाज के लिए भी। यहाँ सैन समाज के लोग भी आए हैं, हमारा भाई धर्मवीर, यहाँ पर रिश्तेदारी है, शादीशुदा हैं, तो इनकी भी रखनी पड़ेगी। इनको पंचायत ने जगह दे दी, इसलिए मैं आप सबको ये तो पता है कि कुछ समय के लिए ग्रांटों के ऊपर रोक है, ये कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से बोले तो की, लेकिन कुछ समय के लिए देश की अर्थव्यवस्था पर थोड़ा सा चोट लगी है लॉकडाउन के कारण, बंदी के कारण, इसलिए कुछ समय के लिए बंद है। इतने तक आप जिला परिषद वाला पैसा प्रयोग करो। जैसे ही ग्रांट खुलेगी मैं 11 लाख रुपये धर्मशाला के लिए भी दूंगा, 5 लाख रुपये सैन धर्मशाला के लिए भी दूंगा, क्योंकि उनको जगह मिल गई, आपने मोल लेनी पड़ेगी। बाकी प्रजापत समाज बात ये है, मैं आपको बताऊं, कुलाना भी देने, मैं सारे हरियाणा का हूँ, प्रजापतों को भी दे देंगे। मेरा 2026 तक का टर्म है, आज कह जाओ तो 12 तो देना है, मैंने 5 उनको भी दे देंगे।
और मेरा 2026 तक का टर्म है। इनाड़ा भी कह दो फिर मैं छाप पे दूंगा। तो वो वहाँ बुलाओगे जब को जब भी बीच में और भी अगर कमी रह जाए तो 2026 तक राज्यसभा में हूँ, फिर बुला लेना, फिर उस कमी को पूरा कर देंगे। ये लोकतांत्रिक पार्टी है, ये किसी की पारिवारिक पार्टी नहीं, ये राष्ट्रवादी पार्टी है। तो मैं एक बात और कह के, वैसे तो विश्वकर्मा समाज को कोई समझाने की जरूरत नहीं, ये खुद समझदार होते हैं। जो सरकार सुविधाएं देती है, जैसे वाटर सप्लाई का पानी गांव में आता है, उसका उपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। जितना पानी चाहिए उसका प्रयोग करने के बाद अपने घर में टूटी लगाएं, बाकी टूटी को बंद कर दें। अपना पानी अपनी विरासत है। अगर हम पानी को खुला छोड़ते हैं, 6 रुपये लीटर पानी का खर्च आता है सरकार को साफ करने में। अगर 100 लीटर पानी हम रोज बहा देंगे तो 600 रुपये सरकार का बर्बाद करेंगे, भावी पीढ़ी के लिए पानी का संकट पैदा करेंगे और गांव के तालाब को ओवरफ्लो कर देंगे, उसको गंदा कर देंगे, 3 पाप इकट्ठे करेंगे। इसलिए सब लोग अपनी टूटी लगाओ। बिजली जितनी है, जितनी चाहिए उतनी प्रयोग करो, सभी बिल भरो, आपको कोई घाटा नहीं होगा। बाकी सरकार ने बहुत सी स्कीमें आगे और भी निकालने वाली है, क्योंकि सबको पता है हम अगर राज्यसभा में गए हैं तो उन बातों को हम उठाएंगे। आज हमारा कोई आदमी तरक्की करना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई पैसा नहीं है। पैसे के लिए उसको बैंक की मदद की जरूरत पड़ती है और बैंक को गारंटी चाहिए। अब हमारे पास जमीन नहीं, हमारे पास इतना सुंदर मकान नहीं, मकान भी है तो किसी दूसरे गांव से लाके खाती बसा लिया, लोहार बसा लिया, उसके पास जमीन की रजिस्ट्री नहीं, वो समलात की जगह में बैठे। अब वो किस चीज की गारंटी दे बैंक में? उसके पास तो अपने हाथ है। शिल्पकार की विद्या सारी हाथों में, सारी ताकत हाथों में, हाथों की गारंटी बैंक लेता नहीं। इसलिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने इस ओर ध्यान दिया कि मेक इन इंडिया के सपने को साकार करने के लिए शिल्प वर्ग के समाजों को 10 करोड़ रुपए तक की विदाउट गारंटी लोन देने की व्यवस्था करेंगे। धीरे धीरे उस तरफ देश बढ़ रहा है, उन योजनाओं की तरफ देश बढ़ रहा है। और हमारा ये सौभाग्य है, जिस किसी नेता का दाव लगता है सत्ता में आने का, वो अपने परिवारों की राजनीति को चमकाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करता है। चौटाला का नंबर आया, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी बना दी। भजनलाल का नंबर आया, जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी बना दी। चौटाला अगर भूपेंद्र हुड्डा का नंबर आया तो दिल्ली के अंदर चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी बना दी। ये पहली सरकार है जिसने पलवल के अंदर दूधोला गांव में 4000 करोड़ की लागत से भगवान विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की। भगवान विश्वकर्मा के नाम पर यूनिवर्सिटी की स्थापना की है और उसके अंदर तमाम आधुनिक जो कला है आज की, जैसे मैंने कहा रेडू बनाओ कितना बढ़िया, लेकिन उसका खरीदार कोई नहीं है। आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारे बच्चों को वहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी, कौशल विकास के साथ जोड़ा जाएगा, गारंटी फ्री लोन दिए जाएंगे ताकि मेक इन इंडिया का सपना साकार हो, आज भारत आत्मनिर्भर बने। इन सभी चीजों को अमली जामा पहनाने के लिए अगर सबसे ज्यादा किसी को लाभ होगा तो मैं दावे से कहता हूँ विश्वकर्मा समाज को होगा। तो आपने इतनी देर इंतजार किया, यहाँ पर आने के बाद पगड़ी से, माला से, शाल से इतना स्वागत किया। इन बेटियों ने अच्छा बढ़िया मंच का संचालन किया सबने, और हमारी माताएं बहनें बैठी हैं इतनी देर से। मैं सबका अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूं और इन शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम। बड़ौदा चुनाव के बारे में तो बड़ौदा चुनाव में पिछला जो हमारा प्रदर्शन था वो काफी अच्छा प्रदर्शन था। केवल मात्र 5000 वोटों के अंतर से हमारा उम्मीदवार आ रहा था वहाँ। और अब क्योंकि सरकार हमारी है और 4 साल सरकार के बाकी रहेंगे चुनाव के बाद भी, तो निश्चित तौर के ऊपर
बीजेपी के विकास के नाम पर और मुख्यमंत्री जी की जो भर्तियों में और सभी चीज़ों में पारदर्शिता के नाम पर और आगे के क्षेत्र के विकास के लिए भी लोग यही करेंगे, भाई रूलिंग पार्टी के साथ रहने में लाभ है। तो हमारा विश्वास है कि निश्चित तौर के ऊपर हमारी बड़ौदा में जीत होगी। सर, जो ये लाइन्स है जेजेपी के साथ, तो क्या बीजेपी कैंडिडेट उतारेगी या जेजेपी? नहीं, वो वहाँ तो हक ही बीजेपी का है, क्योंकि जेजेपी वैसे भी आफ्टर पोल अलायंस है हमारा, बिफोर पोल कोई अलायंस था नहीं। और सरकार में पार्टनरशिप भी हम 40 हैं, वो 10 हैं। सर, जैसा कि सुनने में आया और जैसा उम्मीदवारों का प्रदर्शन था, उनका तीसरे नंबर पर था, हमारा दूसरे नंबर पर था। तो हर हालत में बीजेपी का क्लेम है, उसमें कोई दो राय नहीं। सर, जैसे कि सुनने में ये आ रहा है कि बड़ौदा उपचुनाव में कैंडिडेट जो है जेजेपी का होगा, लेकिन चुनाव चिन्ह कमल का फूल का होगा। यानी देखिए, वो तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में निर्णय करना है कि अलायंस पार्टनर के साथ किस तरह से साझेदारी करनी है, वो मेरा विषय नहीं है। वो जैसा भी हाईकमांड सोच रहा होगा, जैसा निर्णय करेगा, हम पार्टी के निर्णय के साथ हम तो सभी कार्यकर्ता हैं पार्टी। पीछे बीच में दिग्विजय चौटाला जिक्र आ रहा था, तो दिग्विजय के ऊपर सहमत होने लगे। ऐसा कुछ नहीं है, अभी उम्मीदवार के ऊपर कोई चिंतन नहीं है, समय आएगा तब हो जाएगा। क्या कोई हर तरह के समीकरण को मतलब एक तरह से उल्ट पुलट करते हुए बीजेपी कोई पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट को ला सकती है, ताकि सारा उनका सिस्टम जो है उड्डा का वो गड़बड़ा जाए? नहीं, पिछड़ा वर्ग तो उड्डा का तो वैसे भी वोट नहीं दे रहा, बीजेपी का देश वोट है पिछड़ा वर्ग तो। उड्डा का तो सिस्टम गड़बड़ाने के लिए हमें बीजेपी का कार्ड खेलने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि बीजेपी तो वैसे ही उड्डा से बहुत एलर्जिक है। उड्डा के राज में जो डिस्क्रिमिनेशन रहा है नौकरियों में, हर चीज में, वो सारा देख चुके हैं। हरियाणा का तमाम गरीब वर्ग उस बात को आज देखता है, सोचता है कि अगर सत्ता में परिवर्तन नहीं होता, बीजेपी नहीं आती, तो आज कहाँ HCS, IAS और क्लास 1, क्लास 2, क्लास 4, 3 कहाँ नौकरियां मिलती थी। आज इतने उच्च पदों के ऊपर मेरे गोहाना का जोगी समाज का एक लड़का HCS चला गया, JBT टीचर था। पहली बार मतलब किसी गवर्नमेंट ने क्लास 3 से क्लास 1 में जो लेते थे वो गौरव सरकार के चहेतों में लेते थे, उसमें ना कोई रिजर्वेशन पैटर्न होता था और ना कोई मेरिट होती थी। पहली बार हमारी सरकार ने उसका टेस्ट लिया है और उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो किया है। तो टेस्ट में जो भी आ गया किसी वर्ग का था उसी को सिलेक्ट किया है, ये पहली बार हुआ है। नई शिक्षा नीति के बाद नई शिक्षा नीति, देखो, नई शिक्षा नीति ये भारत की संस्कृति को बचाने के लिए, भारत की पीढ़ी को कुसंस्कारों से बचाने के लिए और भारत की भावी पीढ़ी के समुचित मानसिक विकास के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। मैं तो अपने वक्तव्यों में पहले से ही कहता था, ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, बच्चे का जो मानसिक विकास प्रारंभिक अवस्था में जो होता है वो उसी भाषा में होता है जो उसकी माँ की मातृभाषा होती है। जिस समय वो गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में, उस समय जो उसकी माँ भाषा बोलती है उसी भाषा में अगले 5 साल तक बच्चे का समुचित विकास होता है। दूसरी भाषा को नहीं समझ पाता हूँ। लेकिन जो बिल्कुल LKG से ही, बल्कि प्ले स्कूल से ही जो इंग्लिश में डाल दिया जाता था बच्चों को, अब वो खिचड़ी बच्चे हो जाते हैं, ना उनको भाषाई ज्ञान, ना कोई सांस्कृतिक ज्ञान, कुछ भी नहीं, वो दल हो जाते थे। मेरे पोते को ने मेरे से पूछ लिया, दादाजी आपका मोबाइल नंबर देना। मैंने कहा मैं तो मैंने कहा मैं 94 160 88 404। अब वो मेरी तरफ देख रहा है, उसको पता नहीं 94 160 88 404 क्या है। तो दादाजी मैं क्या कह रहे हो आप? फिर उसको ये कहा 9416088404, जब उसने नोट किया भारत कहाँ जा रहा है। जब आदमी का मानसिक विकास हो जाएगा फिर उसको भाषा समझने में कठिनाई नहीं आती। हमने 5वीं क्लास तक कोई दूसरी भाषा देखी नहीं, अपनी मातृभाषा में पढ़े,
छठी से अंग्रेजी आई तो अंग्रेजी में हम किसी से कमजोर नहीं रहे। देश की विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज जी गांव के सामान्य स्कूल में पढ़ी, छठी तक दूसरी भाषा नहीं पढ़ी, छठी के बाद अंग्रेजी वगैरह आती थी, और वो जिस भी भाषा को सीखना चाहती बेल्लारी से चुनाव लड़ा तो एक हफ्ते में कन्नड़ भाषा सीख ली, क्योंकि मानसिक विकास हो गया। जब मानसिक विकास नहीं होगा तो वो किसी भाषा में भी कुछ नहीं कर सकता, ना वो अंग्रेज रहता है, ना वो हिंदी रहता है, ना कोई तमिल बन पाता है, ना कोई वो गुजराती बन पाता, वो खिचड़ी बन जाता है। ये बहुत बड़ा निर्णय है कि बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में होगी, बहुत बड़ा। और फिर जो भाषा जो शिक्षा है वो रोजगारमुखी होगी। हमारा बच्चा एमए कर जाता है, बीए कर जाता है, पीएचडी कर जाता है, फिर दर दर की ठोकरें खाता है। तो आज एमए पास लड़के क्लास 4 में कितने लगे हुए हैं, क्योंकि उसके सिवाय कहते कि अब कोई अगर ABCD सीख जाएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा BA पास हो जाएगा, तो कहते गणित तक सीख जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक पास होगा। अब वो तो सामान्य ज्ञान है, उसमें रोजगारमुखी शिक्षा है ही नहीं। तो शिक्षा को रोजगारमुखी बनाना और शिक्षा को प्रारंभिक अवस्था में अपनी मातृभाषा में देना और शिक्षा के साथ साथ संस्कृति को जोड़ना, भाषाई ज्ञान के साथ साथ नैतिक ज्ञान देना, ये नई शिक्षा नीति का एक बहुत बड़ा अध्याय है, बहुत बड़ी मेरिट है, बहुत बड़ा एक देश के लिए आगे की पीढ़ी को के लिए बहुत बड़ा वरदान होगी ये नई शिक्षा नीति। सर, शराब घोटाले का जो लगातार मामला चल रहा है, बार बार सरकार कमेटी की बात कर रही है, कभी SIT कभी कुछ, तो क्या रहेगा? आज भी बयान था, उदय साहब का भी बयान था, उस पर वो सब उसके नाम पे बाउंडर कर रही है सरकार। नहीं, उदय साहब तो कुछ बयान देते रहे, बैग टाइम पर तो बाउंडर ही बाउंडर थे। अब ये इससे बड़े बाउंडर तो हो सकते हैं। किसानों की 1400 एकड़ जमीन दफा 4 के नोटिस दे दिए, सेक्शन 6 लगा दिया, 6 के नोटिस दे दिए, 30 लाख रुपए एकड़ में एक्वायर करने की योजना तैयार कर दी, और फिर वही जमीनें जब 40 लाख रुपए एकड़ बिल्डर्स ने खरीद ली, उसका सेक्शन 6 भी गया, उसका सेक्शन 4 भी गया, और वो बिल्डर्स को उनके CLU भी दे दिए, चेंज ऑफ लैंड यूज के सर्टिफिकेट भी दे दिए, और वो जमीन 40 लाख रुपए एकड़ जो ली थी बिल्डर्स ने, वो 40 करोड़ रुपए एकड़ की जमीन होगी। तो बड़े से बड़े घोटाले तो कोई हो नहीं सकते। अब इसको तो घोटाले नजर आएंगे। ये ठीक है, हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, सहज प्रक्रिया से एक एक चीज को देख के चलती है, लेकिन ये पक्का दावा है कि छोड़ेंगे नहीं किसी को भी, कोई गलत भी नहीं रगड़ा जाएगा। और जो आदमी जो ट्रेस आ रही है बातें जैसे आ रही है उसकी प्रतीक्षा गुजारा की कि उसने अनडू उसको बेनिफिट दिया है उस आदमी को, तो वो नोटिस ले लिया है और गृह मंत्री जी उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। वो चाहे सरकारी अधिकारी रहा हो चाहे कोई प्राइवेट व्यक्ति हो, बचेगा कोई नहीं। सर, आज ये था कि दुष्यंत एक अधिकारी को बचा रहे। देखो बात यह है, ये तो राजनीति में बातें चलती रहती हैं, और बाकी हमारा ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी बिल्कुल ना कोई भेदभाव करेंगे, ना कोई किसी के प्रति द्वेष रखते, और ना किसी के प्रति कोई उसको अंडू कोई बेनिफिट पहुंचाने के लिए कोई डील बरतते। ये है कि शांति से काम करते हैं, और जब परिणाम ये आएगा तो तब यही आएगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ जो व्यक्ति थे उनको सजा मिल गई।